धनीराम नाम का व्यक्ति एक अमीर सेठ के पास नौकरी किया करता था। धनीराम सेठ के घर का सारा काम किया करता था और सेठ महीने के अंत में धनीराम को 1000 रुपये दिया करता था। धनीराम इन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा किया करता। धनीराम का एक बेटा था जिसका नाम रवि था। इतने कम पैसे होने के बावजूद भी धनीराम ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। धनीराम का बेटा भी पढ़ने में बहुत ही तेज था। वह मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। इसी तरह धनीराम ने सेठ के घर पर नौकरी करके अपने बेटे की पढ़ाई को जारी रखा ताकि एक दिन रवि उनके सारे दुखों को दूर कर सके। रवि का भी एक सपना था कि वह एक बड़ी सी कंपनी में ऑफिसर का काम करे। इसीलिए रवि मन लगाकर पढ़ाई किया करता और इस तरह कुछ साल बीत गए। अब रवि ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और कुछ ही समय बाद उसका रिजल्ट आने वाला था। जब कुछ दिनों बाद रवि का रिजल्ट आया तो रवि बहुत ही खुश हो गया और जल्दी से घर की ओर चला गया और घर पहुंचकर उसके पिताजी ने उससे कहा, अरे बेटा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, जल्दी से मुझे एक खुशखबरी सुना दो। हाँ पिताजी, मैं पूरे कॉलेज में प्रथम आया हूँ और मेरा नाम तो अखबार में भी आया है। वाह बेटा वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें जल्दी ही बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ बेटा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। लो, मुंह मीठा करो अपना। कुछ दिनों बाद रवि एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बहुत अच्छे रवि, तुम प्रथम आए हो। क्या तुम्हें अकाउंट्स का काम आता है? नहीं सर, मुझे अकाउंट्स का काम नहीं आता। मुझे माफ़ करना रवि, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं, पर हमें एक अकाउंट संभालने वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। इस वजह से रवि निराश होकर वहाँ से चला गया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसकी कक्षा का मित्र उसी पार्क में घूम रहा था और रवि को उदास बैठा देख वह उसके पास गया। क्या हुआ रवि, तुम यहाँ पर उदास बैठे हो? क्या बताऊँ मित्र, आज मैं एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था पर मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली। मेरे माता पिता मुझसे बहुत सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मैं उनके दुखों को दूर करूँगा, पर मुझे तो नौकरी ही नहीं मिली। अब मैं क्या करूँ? अरे मित्र, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें अपने पिताजी के पास काम दिलवा दूंगा। मेरे पिताजी के पास बहुत सी टैक्सियां हैं जहां पर बहुत से ड्राइवर काम किया करते हैं। तुम भी ड्राइवरी सीख लो और मेरे पिताजी के पास काम करने आ जाओ। वे तुम्हें ज़्यादा पैसे तो नहीं दे पाएंगे, पर तुम्हारा काम चल जाएगा और तुम अपने माता पिता को आराम दे सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, जल्द ही मैं ड्राइविंग करना सीख लूँगा। और इस तरह रवि टैक्सी चलाने लगा। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता था। इसी तरह वह ओवर टाइम भी करने लगा, जिससे उसके पास और भी अधिक पैसे जमा होने लगे। इसी तरह वह कई सालों तक टैक्सी चलाता रहा और लगभग 5 साल बाद उसने खुद की टैक्सी खरीद ली और वह अब अपनी टैक्सी पर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया करता था। कुछ ही सालों में रवि ने पैसे जोड़कर और भी टैक्सियां खरीद ली और कुछ नए ड्राइवरों को नौकरी पर रख लिया। और इसी तरह मेहनत करते करते रवि ने 50 से भी ज़्यादा टैक्सियां खरीद ली और एक नई कंपनी भी खोल ली, धनीराम टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड। अब रवि एक करोड़पति बन गया था और वह अपने माता पिता के साथ एक बड़े से घर में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक असफलता से निराश होकर बैठने की बजाय किसी दूसरे काम को मन लगाकर करना चाहिए ताकि हम जल्दी से सफल हो सकें, जैसे कि इस कहानी में रवि को सफलता। ये है जय किशन जी, जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने छोटे से गांव विजयगढ़ चले आए हैं और अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं। जय किशन जी को कलाकृति का बहुत शौक था। वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख लेते, ये उनका खास हुनर था। उनके पिता बहुत अच्छे मटके बनाया करते थे, जिस पर बहुत सुंदर कलाकृति भी हुआ करती थी। अपने पिता से सीखी हुई कला जय किशन जी आज भी नहीं भूले थे। आज भी वो अपना शौक पूरा करने के लिए कभी कभी सुंदर सुंदर मटके बनाया करते।
उनका यह हुनर देखकर उनका बड़ा बेटा रतन उनसे कहता है, पिताजी, आपकी कला तो अद्भुत है। क्यों ना आप एक छोटी सी दुकान खोल लो। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपकी आमदनी भी हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। पर बेटा, मैं अपने मटके बेचूंगा कहाँ? पिताजी, आप रघुनाथ जी से बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो आपकी कुछ मदद कर ले। उनका तो इस गांव में मटकों का बहुत बड़ा व्यापार है और वैसे भी वो तो आपके बचपन के मित्र है। हाँ बेटा, मैं अभी जाकर रघुनाथ से बात करता हूँ। और इस तरह जय किशन रघुनाथ की दुकान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे रघुनाथ, कैसे हो भाई? अरे आओ आओ जय किशन, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है रघुनाथ, मैं सोच रहा था मैं भी मटके की एक दुकान खोल लूं। तुम्हारा व्यापार इस गांव में कई सालों से है। क्या तुम मटके बेचने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं जय किशन, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहर के एक व्यापारी से तुम्हें मिलवा दूंगा जो तुम्हारे सारे मटके अच्छे दामों में खरीद लेगा। मैं भी उसी व्यापारी को अपने मटके बेचता हूँ। ठीक है रघुनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर जय किशन जी वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह जय किशन जी की शुरुआत होती है। जय किशन जी बड़े ही मन लगाकर सुंदर सुंदर मटके बनाया करते और शहर के व्यापारियों को बेचा करते और गांव के लोग भी मटकों पर बनी कलाकृति देखकर मोहित हो जाते और साथ ही साथ गांव में भी धीरे धीरे मटकों की अच्छी खासी बिक्री होने लगती है। और कुछ दिनों बाद जो लोग रघुनाथ से मटके खरीदा करते थे वो लोग भी अब जय किशन से मटके खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रघुनाथ के मटकों पर कोई कलाकृति नहीं होती। उसके मटके बहुत सादे होते हैं। रघुनाथ का व्यापार दिन ब दिन कम होने लगता है और अब शहर का व्यापारी भी रघुनाथ से मटके खरीदना बंद कर देता है। अब वो सारे मटके जय किशन से ही खरीदने लगता है और ये सब देखकर रघुनाथ के मन में जय किशन के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगती है और वो सोचने लगता है कि अगर वो जय किशन की मदद नहीं करता तो शायद आज उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते। और एक दिन रघुनाथ शहर के व्यापारी से मिलता है और कहता है, सेठ जी, क्या बात है? आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। नहीं रघुनाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हर हफ्ते तुम्हारे गाँव आता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पता है। अब आप मेरी जगह जय किशन से सारे मटके खरीदते हैं। हाँ रघुनाथ, दरअसल बात यह है कि जय किशन के मटकों पर बनाई गई कलाकृति ग्राहकों को काफ़ी पसंद आती है और बाजार में उसके मटकों की मांग तुम्हारे मटकों से कई ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी रघुनाथ से कलाकृति सीख लो और अपने मटकों को भी सुंदर बनाओ ताकि मैं तुम्हारे मटके भी खरीद सकूं। नहीं सेठ जी, मैं कभी आपसे जय किशन की तरह बेईमानी नहीं करूँगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो रघुनाथ? मैं कुछ समझा नहीं। सेठ जी, दरअसल बात यह है कि जय किशन अपने मटकों को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में काफ़ी सारे घातक रसायनों का इस्तेमाल करता है और उस मटके में भरा पानी पीने से काफ़ी बीमारियां होती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रघुनाथ? जी हाँ सेठ जी, ये बात मुझे खुद जय किशन ने बताया है और उसने मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं आपके साथ कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ। मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता था। धन्यवाद रघुनाथ, तुमने मुझे ये सब बताकर मुझे मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। इस बार से मैं तुमसे ही सारे मटके खरीदूंगा। ऐसा कहकर व्यापारी जय किशन की जगह रघुनाथ से सारे मटके खरीदता है और जय किशन के सारे सौदे रद्द कर देता है। जय किशन व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर व्यापारी उनकी एक नहीं सुनते। जय किशन को अब चिंता होने लगती है कि इतने सारे मटके अब कैसे बेचे जाए। ये सब देखकर रतन कहता है, पिताजी, ये रघुनाथ आपके पीठ पीछे क्या क्या बोल रहा है? आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं, या मैं उसकी खबर लूं?
नहीं बेटा, हमें ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें तो अब ये सोचना है कि इतने सारे मटकों को किस तरह बेचा जाए। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इन मटकों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे। ऐसा कहकर रतन कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है और अपने पिता के व्यापार को एक नया मोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जय किशन को और भी ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। जय किशन अपने मटके बनाना जारी रखता है। इस तरह मटकों की ऑनलाइन बिक्री पहले से और भी अधिक हो जाती है और ये सब देखकर रघुनाथ सोच में पड़ जाता है कि शहर के व्यापारियों ने तो जय किशन से मटके खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जय किशन के मटके बनाते जा रहा है। रघुनाथ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जय किशन मटके बेच कैसे रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब देखकर आखिर रघुनाथ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो जय किशन से पूछता है, अरे जय किशन, आखिर तुम ये सब मटके किसके लिए बनाते हो? शहर के व्यापारियों ने तो तुमसे मटके खरीदना बंद कर दिया है। आखिर तुम ये मटके बेच किसे रहे हो? अरे रघुनाथ, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है उसके लिए एक रास्ता भले ही बंद क्यों ना हो जाए, पर एक दिन उसके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, एक दिन उसके आगे भाग्य को भी झुकना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। किस बात का धन्यवाद? रघुनाथ, अगर तुम शहर के व्यापारी को मेरे बारे में झूठ नहीं कहते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तुम्हारे झूठ की वजह से ही आज मैं अपने मटके खुद बेच सकता हूँ। जय किशन की यह बात सुनकर रघुनाथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है, मुझे माफ करना जय किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं रघुनाथ, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी मुझे अपना मित्र मानते हो। हाँ जय किशन, हम हमेशा अच्छे मित्र रहेंगे। क्या तुम मुझे अपनी कलाकृति सिखाओगे? हाँ रघुनाथ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अपने ऑनलाइन व्यापार के बारे में भी बताऊंगा। ऐसा होते ही दोनों मित्र फिर से एक हो जाते हैं और साथ में मटके बनाया करते और इस तरह दोनों मित्र मिलकर अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।